हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नया टर्म मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, और समझेंगे कि किसी कंपाउंड का जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, आइए डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को समझने से पहले हम थोड़ा मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? दो या दो से अधिक एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना होता है। जैसे एक एग्जांपल है CO2 मॉलिक्यूल। CO2 किस से मिलकर बना होता है? कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम से। इसमें कार्बन के कितने एटम हैं? 1 एटम, और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो मॉलिक्यूल के बेसिस पे ही हम अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को ऑब्टेन करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हमारा ग्लूकोज का फार्मूला होता है हमारा C6H12O6। C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। जैसे ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम हैं? 6 एटम, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 12 एटम, और ऑक्सीजन के 6 एटम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला को। अगर हम इसी फार्मूला को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिख दें, जैसे कार्बन का रेशियो और हाइड्रोजन का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो। यहाँ पे कार्बन के टोटल कितने एटम हैं? 6 एटम, और हाइड्रोजन के 12 एटम, और ऑक्सीजन के 6 एटम। अगर हम इसी फार्मूला को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिख दें, तो इसमें क्या करेंगे? जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सभी को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 6 से हम सभी को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 1। तो यह जो ये क्या आ गया? हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो यह जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है यही रिप्रेजेंट करता है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। और जो हमारा कंपाउंड में एक्चुअल नंबर होते हैं कि किसी भी कंपाउंड में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आया हमारा? C6H12O6। और जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला वो कितना आया? कार्बन हमारे 1, और हाइड्रोजन के हमारे यहाँ पे 2 एटम, और ऑक्सीजन का हमारा 1 एटम। तो ऑक्सीजन का हमारा 1 एटम। तो CH2 इस कंपाउंड में क्या आया? एम्पिरिकल फार्मूला। और C6H12O6 क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट, जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट नंबर में होता है, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होगा। वो इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, वो डेसिमल या पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। आइए अब इस फार्मूला को, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये यह डिफाइन करता है कि किसी भी एक कंपाउंड में उसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम कितने हैं। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। और हमारा सेकंड टर्म है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला यह रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एक कंपाउंड में उसके टोटल कितने नंबर ऑफ एटम हैं, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करेगा? किसी भी एक कंपाउंड में उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होता है। आइए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है बेंजीन। तो हम सभी जानते हैं कि जो बेंजीन का फार्मूला होता है वो होता है हमारा C6H6। इसमें टोटल कितने कार्बन है? 6, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। टोटल नंबर ऑफ एटम क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इसी नंबर को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखें, तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के कितने एटम हैं? 6, और हाइड्रोजन के 6।
तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा 1:1। 1:1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है बेंजीन का CH। अगर हम किसी कंपाउंड को उसके टोटल नंबर ऑफ एटम के फॉर्म में लिखें तो होगा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, और अगर हम उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखें तो होगा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन होता है। स्टूडेंट, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन होता है वो होता है कि देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n क्या रिप्रेजेंट करता है, जो n होता है यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर में होना चाहिए, और जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 सो ऑन के फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम यहाँ से तो हम फाइंड आउट करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला हमने इसका रिलेशन को फाइंड आउट किया। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम n की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। इसको हम अभी एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे जिससे आपका डाउट इजली सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट कहीं पे ऐसे केसेज आते हैं कि जहाँ पे n की वैल्यू क्या आती है 1 आ जाती है। अगर n की वैल्यू 1 आ गई तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा जब n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। जो एम्पिरिकल फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे उसमें कौन कौन से स्टेप को हम फॉलो करते हैं। स्टेप फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे किसी भी एक एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के कौन कौन से स्टेप होते हैं, और आइए उन स्टेप को डिस्कस करते हैं। उसमें से हमारा सबसे पहला स्टेप है, जो भी हमको मास परसेंटेज दिया जाएगा कंपाउंड का उसको हम सबसे पहले ग्राम में चेंज करेंगे। जो भी हम फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो भी हमको मास परसेंटेज दिया कंपाउंड का उसको हम सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जैसे हम एलिमेंट को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम प्रत्येक एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहला स्टेप है हमारा मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है जो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनका नंबर ऑफ मोल निकालना। और हमारा थर्ड स्टेप है जितने भी हमारे नंबर ऑफ मोल आए उन सभी को सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना। डिवाइड नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अमंगस्ट देम एंड राइट इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो स्टूडेंट यहाँ पे है कि देखो, जो हमने सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट किया था तो उन्हीं नंबर ऑफ मोल को हम सबसे छोटी वैल्यू, जो नंबर ऑफ मोल में सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसी से डिवाइड करेंगे, और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है। जैसे ही हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट हो गया तो वहीं से हम एम्पिरिकल फार्मूला को राइट करेंगे। राइट एम्पिरिकल फार्मूला बाय राइटिंग नंबर विद रेस्पेक्टिव एलिमेंट। तो स्टूडेंट, एम्पिरिकल फार्मूला को डिटर्मिनेशन करने के 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमने अभी बताया कि जो भी हमारा मास परसेंटेज है उसको सबसे पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जैसे हम कंपाउंड को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया उसके बाद उसका नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल को सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में राइट करेंगे। उसके बाद हम जैसे हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट होगा हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फाइंड
empirical formula for the compound containing carbon 57.8% and hydrogen 3.60% and ऑक्सीजन 38.6%। स्टूडेंट, हमें इस फार्मूला में, हमें इस कंपाउंड में जो भी उन एलिमेंट का मास दिया है वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसी के बेसिस पे हम अब इस एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड, सपोज वो उसका वो कितना हमारा 100% है, वो कितना हमारा 100% है। क्योंकि कंपाउंड 100% में है तो हम उसको कितना मान सकते हैं, 100 ग्राम। परसेंट को कितना, 100% को हमने कितना मान लिया, 100 ग्राम। तो अब हम जो कार्बन का परसेंट है उसको हम, जैसे यहाँ पे कार्बन का परसेंट कितना है, 57.8% है, तो अब हम इसको कितना मानेंगे, 57.8 ग्राम। और हाइड्रोजन को कितना मानेंगे हम, 3.6 ग्राम। और ऑक्सीजन को कितना मानेंगे हम, 38.6 ग्राम। सबसे पहले स्टूडेंट, एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए आप इस प्रकार के चार्ट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद लिखेंगे हम मास परसेंटेज, और थर्ड में लिखेंगे हम एटॉमिक मास, और फोर्थ में लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल, और उसके बाद लिखेंगे हम मोलर रेशियो, उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जैसे हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट होगा तो हम उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए, सबसे पहला एलिमेंट है हमारा कार्बन, और उसके बाद दूसरा एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, और तीसरा एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। और कार्बन का मास परसेंट कितना है, और दूसरा स्टेप हमारा मास परसेंट है। यहाँ पे कार्बन का मास परसेंट कितना है हमारा, 57.8 ग्राम, क्योंकि जो परसेंट है हमने उसको ग्राम में मान लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3.6 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना है हमारा, 38.6 ग्राम। अब हम उसका जो हमको एलिमेंट दिए हैं उनका एटॉमिक मास को लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का 1, और ऑक्सीजन का 16। अब हमारे पास एलिमेंट का मास भी है और एलिमेंट का हमारे पास मास भी है और एटॉमिक मास भी है। अब हम यहाँ से इसका नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करेंगे। कार्बन के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे हम। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, इन द टर्म ऑफ मास नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, जो हमको दिया है 57.8 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कार्बन का कितना है, 12 है। आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल 57, गिवन मास जो हमको 57.8 दिया है, और मोलर मास जो हमारा कितना है, 12 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.82। और ऐसे ही हम अब नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का निकालेंगे। हाइड्रोजन का मास कितना दिया हमारा, 3.6, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है हमारा, 1। इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.6। और अब हम ऐसे ही ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है हमको, 38.6 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मोलर मास 16। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 2.41 मोल। तो अब हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। अब जो हम नंबर ऑफ मोल है उसमें सभी को डिवाइड करेंगे उसके सबसे छोटी वैल्यू को, उसकी सबसे छोटी वैल्यू से। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2.41, और 2.41 से इन सभी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वहीं से हमारे क्या आएगा, मोलर रेशियो आएगा 4.82 डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर क्या हमारे 2.41। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2। और उसके बाद इस नंबर ऑफ मोल को भी हम सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। इसकी वैल्यू 3.6 डिवाइडेड बाई 2.41। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1.5। और अब हमारा लास्ट वाला है ऑक्सीजन। तो इसमें
नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2.41, इसको डिवाइड करेंगे हम इसी नंबर से क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो 2.41, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो भी हमारे नंबर ऑफ एटम है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होने चाहिए, वो परसेंटेज ना वो फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं होने चाहिए। तो अब हम इसको इंटीजर में या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इन सभी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑब्टेंड होगा। तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 और 2 × 1.5 इज इक्वल टू 3, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कार्बन कितने आए हमारे 4 और हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 2। तो हमारा अब एम्पिरिकल फार्मूला होगा एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू कार्बन, कंपाउंड में क्या क्या एलिमेंट है हमारे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे कार्बन के कितने एटम हैं 4 और हाइड्रोजन के कितने हैं 3 और ऑक्सीजन के कितने हैं 2। तो हमारा ये क्या है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट हमने डिस्कस किया कि जैसे भी हमको किसी कंपाउंड का मास परसेंटेज दिया है तो उनके बेसिस पे हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है। जैसे जो भी आपको मास परसेंटेज दिया है उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, और जैसे आपको ग्राम ऑब्टेंड होगा आप उसके नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करेंगे, और नंबर ऑफ मोल जैसे हमको फाइंड आउट होंगे उसके बाद नंबर ऑफ मोल को हम सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, और सबसे छोटी वैल्यू को डिवाइड करने के बाद हमको उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा और वहीं से हम एम्पिरिकल फार्मूला को भी ऑब्टेंड कर लेंगे। स्टूडेंट अब हमारा अगला टर्म है स्टेप फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हमने एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए उसके कुछ स्टेप को फॉलो किया था, वैसे ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के भी कुछ स्टेप होते हैं उनको फॉलो करते हैं। आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो भी हमको मास परसेंटेज दिया है उससे हम किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे, और एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के बाद हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास को कैलकुलेट करेंगे। वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला से। स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसी का मॉलिक्यूलर मास भी होता है, और सेम वैसे ही जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका भी एम्पिरिकल फार्मूला मास होता है। तो स्टूडेंट आइए अब डिस्कस करेंगे हम वैल्यू ऑफ एन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो एन की वैल्यू आएगी वो होगी हमारे मॉलिक्यूलर मास, उसको हम डिवाइड करेंगे हमारा एम्पिरिकल फार्मूला मास से। जैसे हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट होगी उसके बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट आइए डिस्कस करते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H3O2 हैज मॉलिक्यूलर मास इज 166। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस कंपाउंड में हमको एम्पिरिकल फार्मूला भी दिया है और एम्पिरिकल मास भी दिया है, और हमसे फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो अभी हमने ऊपर कुछ स्टेप को फॉलो किया था, उन्हीं के बेसिस पे हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ऊपर जो भी हमको एम्पिरिकल फार्मूला दिया है उससे हम क्या निकालेंगे, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, और एम्पिरिकल फार्मूला मास को निकालने के बाद हम उसकी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। जैसे हमको एन की वैल्यू ऑब्टेंड होगी वहीं से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट कर लेंगे। आइए इसको समझते हैं।
स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमको दिया है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कितना दिया हमको, C4H3O2। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला से ही इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास को कैलकुलेट करने के लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमको फार्मूला दिया है उन सभी का हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन के कितने एटम हैं, 4, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारा 12, प्लस हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम हैं 3, और इसका मास कितना होता है हमारा 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम हैं 2 उसको, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है हमारा 16। जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 83 ग्राम। तो यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला से हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास को कैलकुलेट किया। अब हम और हमको क्वेश्चन में अब क्या दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है। हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी है और एम्पिरिकल फार्मूला मास भी है। अब हम इससे n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। और क्वेश्चन में हमको मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 166 डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है हमारा 83। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 2। तो अब हमें n की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, और अब हम यहीं से मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमको n की वैल्यू भी पता है और एम्पिरिकल फार्मूला की वैल्यू भी पता है। n की वैल्यू कितनी आई थी 2, और एम्पिरिकल फार्मूला की वैल्यू कितनी है हमारी, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है हमारा C4H3O2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी C8H6O2O4। तो ये क्या आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने समझा कि जैसे किसी भी कंपाउंड का हमको एम्पिरिकल फार्मूला दिया होगा और उसके बाद उसका मास भी दिया जाता है, तो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला दिया है वहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट किया। n की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमको मॉलिक्यूलर मास दिया है उसको हम मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ से हम इजीली मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट आइए इस क्वेश्चन को एक और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं, जिसमें हमको किसी कंपाउंड का मास परसेंटेज दिया है, उसमें जो भी एलिमेंट है उनका मास परसेंटेज कितना है वो दिया है, और उसका हमको मॉलिक्यूलर मास भी दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। सबसे पहले हमको कंपाउंड में दिया है जो हाइड्रोजन का मास परसेंटेज दिया है वो हमको दिया है 4.07% है, और जो कार्बन का परसेंटेज दिया है हमको 24.27, और जो क्लोरीन का हमको मास परसेंटेज दिया है वो दिया हमको 71.65%। तो इस कंपाउंड से हम सबसे पहले इसका एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे।
तो अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भी हमको कंपाउंड दिया है मास के फॉर्म में उसको हम 100% में मान लेंगे। तो कंपाउंडों का सपोज हमने 100% में मान लिया तो उसका टोटल हम मास को कितना अज्यूम कर सकते हैं, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में से जो हाइड्रोजन है वो है हमारा 4.07 ग्राम, और जो कार्बन है हमारा वो है हमारा 24.27 ग्राम, और जो क्लोरीन है वो है हमारा 71.65 ग्राम। तो आइए सबसे पहले जो भी हमको एलिमेंट दिए हैं उनको लिखते हैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट है हमारा कार्बन, उसके बाद हमको दिया है हाइड्रोजन, उसके बाद हमको दिया है क्लोरीन, उसके बाद हमको क्या दिया है, क्लोरीन। उसके बाद हम इनका क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज। किसके टर्म में, जो भी हमको मास परसेंटेज दिया उसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम ग्राम में। तो यहाँ पे कितना है हमारा हाइड्रोजन कार्बन का मास परसेंट कितना है हमारा 24.27 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना है हमारा 4.07 ग्राम, और क्लोरीन का कितना है हमारा 71.65 ग्राम। अब हमारे पास मास भी है। अब हम इसका क्या लिखेंगे, जो भी हमको एलिमेंट दिया है उनका एटॉमिक मास। कार्बन का कितना है 12 है, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। अब हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल इन द टर्म ऑफ मास क्या होता है हमारा, जो भी हमको गिवन मास है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर लेंगे। गिवन मास कितना है हमारा कार्बन का 24.27 डिवाइडेड बाई मोलर मास 12। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 2.02। और अब हम ऐसे ही नंबर ऑफ मोल किसके निकालेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है हमारा 4.07, और इसके टोटल और इसका हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है हमारा 1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 4.07। और उसके बाद हमारा लास्ट टर्म है क्लोरीन के हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। हमको गिवन मास कितना है 71.65 डिवाइडेड बाई मोलर मास। क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है हमारा 35.5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.02। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट कर लिया डिफरेंट एलिमेंट का। उसके बाद हम इसका मोल जैसे निकालेंगे। मोल जैसे के लिए क्या करेंगे, हम जो भी हमें नंबर ऑफ मोल ऑब्टेन्ड हुए हैं उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है मोल की उससे सभी को डिवाइड करेंगे। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2.02, ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो इससे क्या करेंगे सभी को डिवाइड करेंगे। 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1। और सेकंड है हमारा 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2। और थर्ड है हमारा 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 1। तो यहाँ से हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट हो गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑब्टेन हो गया। यहाँ पे कार्बन कितना है हमारा 1, और हाइड्रोजन कितना हमारा 2, और क्लोरीन कितना हमारा 1। जैसे ही हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट हुआ उसके बाद हम इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है हमारा, इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं। एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू कार्बन के कितने आइटम है यहाँ पे 1, और हाइड्रोजन के 2 CH2, और क्लोरीन के 1। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया हमारा CH2Cl। तो हमने देखा कि जो भी हमको कंपाउंड दिया है उसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका दूसरा टर्म फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए भी हमने कुछ स्टेप बताए थे। इससे पीछे वाली स्लाइड में हमने ये देखा था कि जो भी हमको एम्पिरिकल फार्मूला दिया है वहाँ से हम एम्पिरिकल फार्मूला मास को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास हमको पता है, तो हम वहाँ से एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी
तो हम इजीली मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट कर लेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारे कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कितना दिया हमारा CH2Cl। तो हम एम्पिरिकल फार्मूला से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास के लिए क्या करेंगे, हम जो भी हमको एलिमेंट ही दिया है उन सब का एटॉमिक मास को हम ऐड कर लेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन के यहाँ पे टोटल कितने एटम है 2, तो 2 × 1 = 2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारा 1, और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारा 35.5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आई हमारी 49.5 ग्राम। तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला से क्या फाइंड आउट किया, एम्पिरिकल फार्मूला मास, और हमको क्वेश्चन में क्या दिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास दिया हमको, मॉलिक्यूलर मास दिया है। मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारा 98.96 ग्राम। तो स्टूडेंट हमारे पास अब एम्पिरिकल फार्मूला मास भी है और मॉलिक्यूलर मास भी है। तो अब हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू क्या होती है, n बराबर क्या होता है, n = मॉलिक्यूलर मास जो हमारा है 98.96 डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या हमारा 49.5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n × एम्पिरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट अभी हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, n की वैल्यू कितनी है 2 × एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हमारा CH2Cl। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी C2H4Cl2। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंपाउंड में अगर उसका मास परसेंटेज दिया है तो उसका आप एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे फाइंड आउट करोगे, और एम्पिरिकल फार्मूला से आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो स्टूडेंट आइए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ़ इट्स वेपर डेंसिटी इज 60 एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O। हमको क्वेश्चन में दिया है वेपर डेंसिटी और एम्पिरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक नया टर्म आ गया वेपर डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन में हमको वेपर डेंसिटी दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो हम समझेंगे कि वेपर डेंसिटी और तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और नया टर्म क्या है हमारा वेपर डेंसिटी। हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास तो दिया ही नहीं है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। और हमको यहाँ पे एक नया टर्म दिया है वेपर डेंसिटी। तो स्टूडेंट आइए अब हम समझेंगे कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होता है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो जो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन होता है वो होता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ से अब मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू
2 इंटू वेपर डेंसिटी, और हमको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी है। तो क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी कितनी है हमारी 60। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया हमारा 120 ग्राम। 120 ग्राम। तो अब हमें मॉलिक्यूलर मास भी पता है और हमको क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला भी दिया है। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला से पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमको मॉलिक्यूलर मास दिया है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमें एन की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। जैसे हमको एन की वैल्यू ऑब्टेंड होगी उसके बाद हम इजीली मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट कर लेंगे। आइए डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला कितना दिया है हमको, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है हमारा CH2O। तो एम्पिरिकल फार्मूला से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या है हमारा, एम्पिरिकल फार्मूला मास को हम कैसे फाइंड आउट करने, जो भी हमको एम्पिरिकल फार्मूला दिया है उसमें जो भी हमारे एलिमेंट है उन सब के एटॉमिक मास को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया हमारा 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारा 1। टोटल कितने एटम है 2, प्लस ऑक्सीजन के टोटल ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है हमारा 16। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 30। तो यहाँ से हमको एम्पिरिकल फार्मूला मास प्राप्त हो गया और हमें मॉलिक्यूलर मास भी प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू को ऑब्टेंड करेंगे। एन बराबर क्या होता है, एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास जो कितना हमारा 120 डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास जो कितना हमारा 30। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी टोटल 4। तो क्वेश्चन में एन की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब हमें एन की वैल्यू ऑब्टेंड होगी तो अब हम जानते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन होता है वो क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है हमारी 4, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है हमारा CH2O। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी C4H8O4। तो यहाँ से हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेंड हो गया। तो स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में यह समझा कि देखो जब भी हमें किसी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी हो और हमसे पूछ रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो स्टूडेंट उससे पहले हम यह जानेंगे कि जो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशनशिप होता है। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमको एम्पिरिकल फार्मूला दिया है वहाँ से हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, और जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा वहाँ से हम एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। जो रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो आइए समझ में। तो स्टूडेंट आई होप आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इजी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।